हेलो एवरीवन। आज डेट है 18 दिसंबर 2020 और हम द हिंदू न्यूज़पेपर का न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड है। कल इंडिया के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया एक रेल लिंक का। ये रेल लिंक जो है वो चिलाहाती टू हल्दीबारी, मतलब चिलाहाती का है बांग्लादेश में, हल्दीबारी है वेस्ट बंगाल में, इन दोनों को कनेक्ट करेगी और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये 5th नंबर का रेलवे लिंक है। इससे पहले 4 रेल लिंक और चल रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि इस जो रिलेशन इंक्रीज हुआ है, इससे हमारा जो दोनों देशों का जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगा, पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है वो इंक्रीज होगा। देखो, 1965 से पहले 1965 का जो वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो अब बांग्लादेश है वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, ये युद्ध होता है 1965 में और उस समय ये रेलवे लिंक बंद हो जाता है। उससे पहले सही ढंग से ये रेलवे लिंक के थ्रू हमारा ट्रेड और पीपल टू पीपल कनेक्शन ये सब इंक्रीज हो रहा था और उसके बाद में लगभग 50 साल बाद में इसको दोबारा से इनोग्रेट किया गया है। जो हमारी सेकंड न्यूज है वो है, देखो, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है फार्मर प्रोटेस्ट का। फार्मर प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तक कोई पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होता या कोई वायलेंस क्रिएट नहीं होता, तब तक फार्मर्स का प्रोटेस्ट करना उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एक पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि आप अगर बिना बात किए हुए चुपचाप प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो आपकी बात का आंसर नहीं निकलेगा। तो आप अपनी टॉकिंग जो चल रही है गवर्नमेंट के साथ में, या आप जो भी कोई लीगल तरीका अपनाना चाहते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, तो वो तरीका आपको अपनाना चाहिए। ये जो रेगुलर जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है उसको मतलब उसको भी साथ में लीजिए, लेकिन जो आपका लीगल तरीका है उसको भी फॉलो अप कीजिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो पेज नंबर 8 से है। देखो, आंध्र प्रदेश की राजधानी फिक्स की गई थी अमरावती को, लेकिन जो उसके वहाँ के जो वर्तमान सीएम है वो उसको चेंज करना चाहते हैं और दूसरी जगह एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसके लिए अमरावती को राजधानी एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ रेगुलर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो जो पहले वहाँ के सीएम थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बोला है कि आप रेफरेंडम करवा लीजिए। रेफरेंडम क्या होता है? देखो, डेमोक्रेसी 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। लेकिन देखो क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, आप पूरी पॉपुलेशन को तो संसद में लेकर नहीं जा सकते। तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, हर व्यक्ति अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव चुन के अपनी वॉइस उस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपनी वॉइस उठाते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के देखो 4 टूल्स हैं, जिसमें रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल और इनिशिएटिव। तो चंद्रबाबू नायडू ने बोला है कि आप रेफरेंडम करवा लीजिए और उसके थ्रू आप डिसाइड कीजिए कि लोग अमरावती को राजधानी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या इसको चेंज करना चाहते हैं। अब रेफरेंडम क्या होता है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है रेफरेंडम। कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप जनता का व्यू जानना चाहते हो तो उसके लिए डायरेक्ट वोट करवा लीजिए उस टॉपिक पर, तो जनता की वॉइस सीधी क्लियर सामने आ जाएगी, उसे बोलते हैं रेफरेंडम। तो ये रेफरेंडम जो टर्म्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो 10 पेज से है। देखो, सबसे पहले तो इसरो ने लॉन्च कर दिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यूज़ किया है पीएसएलवी का। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है पीएसएलवी, इम्पोर्टेंट हो जाती है इसरो। और सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च की है उसका नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है CMS-01। तो ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इसरो का हमें पता है कि पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती थी, लेकिन 1972 के बाद में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आने लग गई इसरो। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को डायरेक्ट ओवरव्यू करते हैं हमारे पीएम। जो हमारे PSLV जो लॉन्च पैड है वो 3rd जनरेशन का लॉन्च पैड है, पहली बार लिक्विड स्टेज में इसको यूज किया गया था। नेक्स्ट जो इसमें आर्टिकल है वो रिलेटेड है, देखो, एक फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश हुआ है। 162 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया था और इंडिया की इसमें रैंक आई है 111। ये जो ग्लोबल रैंकिंग है ना, उसमें
किस किस क्षेत्र में आपके देश में जो नागरिक हैं उनको फ्रीडम मिलती है, किस किस क्षेत्र में, जैसे पर्सनल क्षेत्र में, सिविल और इकोनॉमिक फ्रीडम, इनको आधार बनाया गया है। ये तो मेन बेसिस पॉइंट है, अब इनके कुछ सब पॉइंट्स भी होंगे। तो इंडिया को मिला है 111 रैंक, और इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों से जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इनसे आगे, मतलब इनसे आगे निकल गया है इंडिया। अब हमें पता होना चाहिए कि देखो, इंडेक्स से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये इंडेक्स कौन पब्लिश कर रहा है। तो ये फ्रीडम इंडेक्स है, वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? काटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट है यूएसए और कनाडा की, उन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से। देखो, कोविड-19 जब शुरू हुआ तो पैकेज देने के लिए जो लोग अपने घर से दूर रहकर काम करते थे, लेकिन जब उनकी जॉब चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो उनकी पॉवर्टी को कम करने के लिए, न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए सरकार ने वायदा किया कि पीडीएस सिस्टम के थ्रू तो आपको 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल दिए ही जाते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो और ऐड किए जाएंगे। इस तरीके से एक परिवार में एक व्यक्ति को 10 किलो गेहूँ और 1 किलो दाल दी जाएगी पर परिवार, ऐसा इसमें डिसाइड किया गया था। तो ये बात बोली गई है कि देखो, कोविड-19 के तहत जो पैकेज स्कीम दिया गया था ना, वो नवंबर में ख़त्म हो गया, लेकिन ये चाहते हैं, मेंबर्स चाहते हैं पार्लियामेंट के, कि इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाए। देखो, ये जो गरीब कल्याण योजना है ना, इसने 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को अपने अंडर मतलब सम्मिलित किया था, और उन सारों को कोविड-19 के समय प्रॉफिट दिया था, मतलब उनको ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए थे। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है, देखो, योगासना से रिलेटेड। जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है उसने योगासना को अब एक स्पोर्ट के रूप में लॉन्च कर दिया है, और आयुष मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि हम ये चाहते हैं कि जल्दी ही योगासना ओलंपिक गेम्स में शामिल हो जाए। तो इसके लिए अभी तो नेशनल इवेंट करवाए जाएंगे, फिर आपको इंटरनेशनल इवेंट इसके लिए ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, और फिर ओलंपिक कमेटी से मिला जाएगा कि ओलंपिक में इसको शामिल किया जाए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल पेज से। देखो, टर्की के ऊपर बैन लगा दिया है यूएस ने, सैंक्शन लगा दिए हैं। क्यों लगा दिए हैं ये हमने कल डिस्कस किया था कि टर्की ने सिस्टमेटिक कुछ लॉन्च, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए कुछ लॉन्च खरीदा था। कहाँ से? रसिया से, S-400। तो यूएस को ये लगता है कि उनकी सेफ्टी के खिलाफ है, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको ये हानि पहुंचा सकता है रशिया का ये सिस्टम, इसके लिए सैंक्शन लगा दी गई टर्की के ऊपर। तो टर्की काफ़ी न्यूज़ में है। टर्की का जो मैप है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टर्की का हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो एक काटसा एक्ट के थ्रू ही तो लगाया गया था ना ये सैंक्शन, तो जो काटसा एक्ट है उसका भी हमें ध्यान रखना है। अब तक इसमें रशिया के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, ईरान के ऊपर यूएस सैंक्शन लगा चुका है इस काटसा एक्ट के अंतर्गत। तो काटसा एक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो बोको हरम से रिलेटेड है। देखो, अभी बोको हरम ने कुछ लोगों को किडनैप कर लिया था, तो बोको हरम न्यूज में है। वैसे बोको हरम लगभग हमेशा न्यूज में रहती है, तो बोको हरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। देखो, जो बोको हरम है वो वेस्टर्न अफ्रीकन, मतलब जो अफ्रीकन कंटिनेंट है उसके वेस्टर्न पार्ट में एक्टिव है, और ये एक जिहादिस्ट, मतलब जिहादी टेररिस्ट ग्रुप है। मोहम्मद यूसुफ ने इसको फाउंडिंग की थी, और ये नाइजीरिया, चाड, नाइजर, नर्दर्न जो कैमरून है उन देशों में, नॉर्थ वेस्टर्न जो अफ्रीका कंटिनेंट है वहाँ पर ये एक्टिव है, और टेररिस्ट ग्रुप है। मतलब लोगों को डरा धमकाकर, जैसे तालिबान काम करता है वैसे ही बोको हरम जो टेररिस्ट ग्रुप है वो भी काम करता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो देखो,
पुतिन से है। रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन। उन्होंने ये बोला है कि नए राष्ट्रपति बन रहे हैं यूएस में बाइडेन। तो जो बाइडेन की जो सरकार बन रही है उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने की आशाएं हैं। ऑप्टिमिज्म हर कोई देश लगा रहा है, जैसे इंडिया भी ऑप्टिमिज्म लगा रहा है इससे कि ईरान में जो हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, तो जो बाइडेन लिबरल गवर्नमेंट आएगी, जो उन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, उनको दूर किया जाएगा और इंडिया अपने चाबहार पोर्ट जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करके अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना सकेगा। उसी तरीके से पुतिन ने भी ये ऑप्टिमिस्ट क्रिएट किया है, आशा रखी है कि बाइडेन गवर्नमेंट के थ्रू अंडर सब सही हो जाएगा, सब कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। देखो, नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है हमारी बिजनेस पेज से। देखो, एनपीए के बारे में इसमें बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 21 जो आएगा उसमें एनपीए जो है वो हायर होगा। एक्सिस बैंक ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऐसी होती हैं, बैंक के द्वारा मान लो किसी को लोन दिया गया और ना केवल वो लोन प्रिंसिपल आए बल्कि उसका जो इंटरेस्ट है वो भी ना आए। मतलब इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं, जो प्रिंसिपल है वो भी, जिस पार्टी ने लोन लिया था वो भी पे ना कर पाए, तो वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में चला जाता है। इसके लिए कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी पंजाब नेशनल बैंक के हेड को लेकर के, सुनील मेहता कमेटी, और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसका नाम था सशक्त। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड कमेटी थी। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था जिसमें हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया, जैसे एनपीए, बोको हरम के बारे में जाना, फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जाना। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रेल लिंक हुआ है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन कौन से टूल्स हैं जैसे रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल इनिशिएटिव, इनको हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।